Started the recording? Yes, sir. Okay, sir. Good afternoon to all of you, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. ओके, ठीक है सर। चलो, तो इनकम टैक्स में हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड है और टॉपिक का नाम है रिटर्न फाइलिंग। कल स्टार्ट हुआ था। कल मैंने बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेवल में बातचीत थोड़ा कर लिया था, सेक्शन वाइज डिस्कशन भी थोड़ा सा हुआ था। आज मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे हो सकता है या फिर जो भी बचा कुचा थोड़ा प्रोविजंस है जो कल मैंने नहीं बताया था उसके बारे में थोड़ा सा बात, ठीक है। कोशिश पूरा करूंगा कि आज इस चैप्टर रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दूं, फिर थोड़ा क्वेश्चंस भी हो जाए और कुछ क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, बस एनफ है। जितना पढ़ते हो ना कॉन्सेप्चुअली उसी चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करो ना। मैंने एक चीज देखा सर अपने एक्सपीरियंस से कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर रहे हो ये मतलब नहीं होता, कितना क्वालिटी चीजें कर रहे हो उससे मतलब है। अगर एक ही चीज क्वालिटी वाला है और उसको अगर तुम 10 बार करते हो और कॉन्सेप्चुअली करते हो तो वही चीज तुम्हारा नैया पार होता है। मैंने नॉर्मली स्टूडेंट्स नॉर्मली बचपन से कहते हैं नहीं मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सीरियसली मैटर नहीं करता। अगर एक चीज को तुम अच्छे से सॉल्व किया या दो चार चीज को अच्छे से सॉल्व किया और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया तो अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी दे दे तुमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत किया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। शायद ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाए, लेकिन जो लोग सुनते हो या आप समझते हो वो लोगों को समझ में आता है। कुछ लोगों का पुराना कीड़ा है अभी भी, स्कूल वाला कीड़ा, ठीक है, कि नहीं नहीं हम तो इतना टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं उतना टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है सर, ठीक है टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक नहीं। ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्व करो लेकिन पहले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट लो, उसके बाद तुम जितना मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन बिना चैप्टर सॉल्व किए हुए, बिना चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिना लिए हुए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो ये बहुत खतरनाक बात है। ব্যাপারটা খানিকটা এরকম হয়ে যাবে, নেট প্র্যাকটিস ছাড়া ম্যাচ খেলতে যাও, বুঝেছিস? নেট প্র্যাকটিস বুঝিস তো? ক্রিকেট বা কিছু খেলার আগে নেটে প্র্যাকটিস করতে হয়। আর যদি নেটে প্র্যাকটিস না করিস আর ডাইরেক্ট যদি ম্যাচে নামিয়ে দেওয়া হয় কি অবস্থা? হেলমেট ফাটিয়ে দেবে, বোলার বল করবে এখানে মারবে এখানে মারবে, हाँ फिर वो बॉल ही लगाते लगाते दिन बीत जाएगा। तो यहाँ पर भी बॉल ही नहीं मिलता है, पढ़ाई का बॉल ही नहीं कहाँ मिलता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो प्रोविजंस फॉर रिटर्न फाइलिंग के बारे में कल जो बात मैंने कहा था, जो लोग कल का क्लास अगर मिस किए थे थोड़ा इतना बता दो। ये बेसिकली एक फाइनल स्टेज है इनकम टैक्स का। और मार्केट में सबसे ज्यादा अगर मैं काम के बारे में बात करूं, ये एक इनकम टैक्स प्रिपेयरर या एक इनकम टैक्स प्रिपेयरर सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? रिटर्न फाइल का ही करते हैं। हर साल तुम अगर टैक्स फॉर्म में हो या आज नहीं तो कल तो हो ही जाओगे। टैक्स फॉर्म माने बेसिकली चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, कंपनी सेक्रेटरी फार्म। यहाँ पर क्या काम होता है? टैक्स का ही काम होता है। और कौन करेगा? इसके बाहर और कोई है नहीं। और अगर तुम रिटर्न फाइल के टाइम पे ऑफिस पे पहुंचते हो तो रिटर्न फाइल के टाइम पे अगर ऑफिस में पहुंचते हो तो फिर उस टाइम पे आपका इतना हेडेक देगा ना, माथा खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि लोग रिटर्न फाइल करेगा गवर्नमेंट के पास और सभी कोई भागा भागा चार्टर्ड के पास, सीएमए के पास जाएगा, बोलेगा कि मेरा टैक्स कैलकुलेशंस कर दो, मेरा टैक्स का हिसाब लगा दो, ठीक है, और रिटर्न फाइल। और ये पूरा जो ये रिटर्न फाइल का चक्कर क्या है, यहाँ पर हम लोग हिसाब किताब जो करना है वो तो पहले ही कर लेते हैं, टोटल इनकम पे, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम पे, वो सब तो अलग काम। रिटर्न फाइल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज का ख्याल रखना है, ठीक है, यही सब बातें रिटर्न फाइल के अंदर बोला गया। देख सकते हो आप यहाँ पर एक्चुअली रजिस्टर करना पड़ता है, फिर लॉग इन करना पड़ता है, फिर रिटर्न करने का सिस्टम आता है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से दिख जाएगा आपको, नॉट अ बिग डील। पहले प्रोसेस देखो, मैंने लॉ क्या है इसके बारे में। कल मैंने आपको ये लिस्ट पढ़ के सुनाया था कि रिटर्न फाइलिंग चैप्टर से आपको क्या क्या 3 मैटर समझ में आना चाहिए। एक फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, है ना सर? फाइलिंग ऑफ रिटर्न इसके बारे में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में बात किया गया। रिटर्न ऑफ लॉस इसके बारे में बातचीत किए थे ना, कि अगर हम लोग सिर्फ इनकम में ही रिटर्न फाइल नहीं करते, लॉस में भी रिटर्न फाइल करते हैं। माने सरकार हमारा लॉस का भी हिसाब लेता है, सबका नहीं,
जिनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जो सेक्शन 131 39 सबसेक्शन 1 में बोला है। स्पेशली अगर आप एक पीजीबीपी बंदे हो, पीजीबीपी माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड প্রফেশনস, পড়েছিস তো এগুলো বিকম টুকটাক মনে পড়ছে? একটু ভুলে গেছিস বলতে, তাই তো? আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে, টাইম সময় লাগে। रिटर्न ऑफ लॉस माने क्या होता है सर? प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, माने अगर हम लोग बिजनेसमैन है तो फिर हमें क्या है? प्रॉफिट होता है, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो बिजनेस में क्या होता है? लॉस होता है। तो बिजनेसमैन को लॉस का रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, हर किसी को नहीं, जिनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और ये जिसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है उसका लिस्ट हम लोग कल पूरा डिटेल्स में पढ़े थे, है ना, कि कौन कौन है। जैसे कि अगर आपका फार्म हो या कंपनी हो, ठीक है, फार्म है तो अगर आपका ऑडिट होता है रिटर्न फाइल करना है, कंपनी है तो मैंडेटरी। अगर आप इंडिविजुअल हो और बोलो, अगर आप 139 सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर जो नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल्स, है ना, जिसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कौन है वो लोग? हाँ बेसिकली बहुत सारा चीजें था उसमें से, जैसे एक था, हाँ बोलो, चार कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे कंपनी फार्म, प्रॉफिट करे लॉस करे रिटर्न फाइल करना है, ये 139 कल पढ़े थे, भूल गए? कल पढ़े आज भूल गए। पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसका जो किसी बाहर के कंपनी का बेनिफिशियल ओनर है, माने कोई कंपनी है इंडिया के बाहर और आप उसका ओनरशिप रखते हो, भले ही आपका लॉस हो लाभ हो फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न फाइल करना है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ये लोग कौन है? इनकम टैक्स के पर्सन। इनकम टैक्स में 7 पर्सन के बारे में बोला गया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बोलो, पीओआई, कॉर्पोरेट माने कंपनी, फार्म माने कंपनी फार्म एक ही हो गया, नहीं फार्म में पार्टनरशिप फार्म अलग से आता है। पार्टनरशिप फार्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, जिसमें बेसिकली लोकल अथॉरिटी, ठीक है, या फिर मंदिर मस्जिद ट्रस्ट गिरजा ये सब आ जाता है। इस तरह से 7 पर्सन के बारे में बोला गया। पर्सन का नॉर्मली इंग्लिश में मतलब तो होता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब व्यक्ति नहीं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं, जिसे इनकम टैक्स आइडेंटिफाई करता है कि भाई हमें इनसे इनसे टैक्स चाहिए। तो जैसे हम एज एन इंडिविजुअल भी टैक्स दे सकते हैं, एज ए कंपनी चलाकर भी टैक्स दे सकते हैं। अगर मेरा एक क्लब है तो वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, तो उसका भी टैक्स हो सकता है। अगर अब मैं एक रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा कमेटी चलाता हूँ तो दुर्गा पूजा कमेटी का भी अच्छा खासा कलेक्शन होते हैं, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाता है। ठीक है, दुर्गा पूजा कमेटी कोई मंदिर मस्जिद गिरजा नहीं है। कमेटी तो साल भर नहीं रहता, पूजा के टाइम पे आते हैं, पूजा करते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका भी कलेक्शन होते हैं, उनका भी बैंक अकाउंट होते हैं। कोलकाता का पूजा देखे हो ना, करोड़ों का पूजा है, करोड़ खर्चा करता है, तो कितना कलेक्शन होगा? इस साल जो खर्चा किया, अगर कुछ बच गया तो बैंक अकाउंट में होता है ना, तो इनकम टैक्स को पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से आपका कितना इनकम कहाँ से आया। पूजा के नाम पे आप क्या कहाँ क्या पैसा को क्या कर रहे हो पता नहीं होना चाहिए। टैक्स देना है नहीं देना नॉर्मल, क्योंकि काम ही ऐसा है कि टैक्स से लोग एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, लेकिन आपको हिसाब दिखाना होता है, इसलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कंपल्सरी मैटर हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये सब बात हम लोग बेसिक्स में करेंगे। तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसका टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ चैप्टर 6 है, या फिर 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F कैपिटल गेन का, ये कुछ सेक्शंस है। जो लोग कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते हैं या पढ़े हैं उनको इसके बारे में डिटेल्स में पता है, हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे फिर बताएंगे। जिनको पता है वो रिकॉल करें या रिवाइज करें। 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये सारे के सारे कैपिटल गेन का डिडक्शंस का सेक्शंस है। तो कहता है कि सारे डिडक्शंस वगैरह का इंपैक्ट देने से पहले अगर किसी का इनकम 2.5 लाख क्रॉस करता है
तो उसे मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना है। मैंने सिंपल तरीके से, मानो आप 10 लाख कमाते हो और डिडक्शंस वगैरह लेते हुए हो सकता है कि आपका इनकम, सबसे फॉर एग्जांपल आपका 7 से 8 लाख का डिडक्शंस हो गया, 7 से 8 लाख का इधर उधर करके डिडक्शंस हो गया, क्योंकि कैपिटल गेन के सेक्शंस में ना अच्छा खासा अमाउंट का डिडक्शंस मिल जाता है। और ये सब करके आपका इनकम मानो 2 से 3 लाख में आ गया, मानो 2 लाख कैटेगरी में आ गया, और रूल कहता है कि आप 2 लाख कैटेगरी में आपको टैक्स नॉर्मली नहीं देना, अप टू 2 लाख तक एक्चुअली रूल है क्या, अप टू 2,50,000। और एक न्यू रूल भी है उसमें 3 लाख। अगर किसी बंदे का इनकम 3 लाख पार करता है या 2.5 लाख पार करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। लेकिन मानो आपका इनकम एक्चुअल में 10 लाख है, और फिर ये सब डिडक्शंस का सेक्शन वगैरह यूज करके, इसका डिटेल्स क्या है वो सब चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। यूज करके हो सकता है कि आपने 7-8 लाख का डिडक्शन दे दिया, मैंने माइनस हो गया, फिर बचा मात्र 2 लाख के आसपास। अब आप बोलते हो नहीं मेरा तो 2 लाख ही है, मेरे को टैक्स नहीं देना है, तो सरकार बोलता है नहीं, ये सब इम्पैक्ट देने से पहले आपका इनकम कितने का है, 10 लाख का, जो कि बेसिक लिमिट से ज्यादा है, तो इसलिए आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग बहुत होते हैं, ये लोग टैक्स कम भरता है पर होते बहुत है। सबसे ज्यादा टैक्स तो इनको देना पड़ता है, कंपनी फार्म वगैरह को। तो रिटर्न फाइल करना किसके किसके लिए मैंडेटरी है, इसका पूरा डिटेल्स चर्चा किया था हम लोग कल, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा था। अगर आपके करेंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर का डिपॉजिट हो रहा है ना, करेंट अकाउंट मैंने बिजनेस का करेंट अकाउंट होता है ना सर, 1 करोड़ के ऊपर का डिपॉजिट बने पैसा लेन देन हो रहा है किसी बैंक से, अगर आपका खर्चा फॉरेन ट्रैवल के बीच बीच बने, फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख या किसी और के ऊपर 2 लाख खर्चा आप कर रहे हो, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। कहाँ से आता है इतना पैसा, सरकार का सिंपल बात है, कहाँ से आता है इतना पैसा। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सालाना एनुअली 1 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो भी आपका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बंदा 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और बंदा बोलता है मेरा इनकम नहीं है, हो सकता है? 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी मैंने सारे घर में एसी लगा होगा, हाँ, किचन में भी एसी होता होगा, बाथरूम में भी एसी होता होगा, हाँ, बाथटब में क्या बोलते हैं उसको, पॉटी का उसको क्या बोलते हैं, सिंहासन जो होते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स, उसमें बैठ के अमेरिकन की तरह मैगजीन पढ़ते हैं। फॉरेन मूवी में नहीं दिखाते हैं, हाँ, पॉटी कर रहा है मैगजीन पढ़ते पढ़ते। अरे हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली मैं एक चीज उसका समझा उसका बारे में, कि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। सीरियसली, तुमको बोलो जब तुमको फोर्स आता है सुबह सुबह, तो तुमको मैगजीन पढ़ने का टाइम मिलता है। ये तभी हो सकता है जब तुमको कॉन्स्टिपेशन है। सारा दिन ब्रेड खाएगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा। और आजकल इंडियंस का भी वही कल्चर हुआ है, ब्रेड पिज्जा, ब्रेड बर्गर, हाँ, ठूसो। और मोमो में भी हेल्दी मोमो नहीं खाते, मैदा वाला मोमो, और चाउमीन भी वही, ठीक है। जितना ठूसते रहोगे वो मैगजीन पढ़ने वाला ही हालत होगा सबका। अरे मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, संडे स्पेशली संडे, ठीक है, सैटरडे जैसी छुट्टी, अ, दबा के खाओ। और दबा के खाना मैंने मोमो खाने का मन करता है, चाउमीन खाने का मन करता है, पिज्जा खाने का मन करता है, नेक्स्ट दिन पॉटी नहीं हो रहा है, फिर मैगजीन चाहिए, न्यूज़पेपर। और हम लोग के बाथरूम में ये सब जगह भी नहीं होते नॉर्मली, अगर कोई बनाता होगा तो। हाँ, हाँ सर, हाँ, लेकिन इंडिया में बनाते हैं कोई, आई डोंट नो, पैसा वाले लोग भी नहीं बनाते, बनाता है आजकल। अरे बाबा, मैंने एक्चुअली उसको पता लग गया, हम लोग तो बारगर बच्चे हो गए। दिल्ली में अपने में एक दुकान देखता है, वो एक चार लाख में खाता है कि अच्छा, तो भी ऐसा कुछ सोच रहा है क्या, बना रहे हैं सर, मैगजीन पढ़ेगा। क्या लगा देगा। लगा लगा।
तो पीकू मूवी देखे तुम लोग? ठीक है ठीक है। पीके नहीं, पीकू। उसमें इरफान खान अमिताभ बच्चन को बता नहीं रहा है, अमिताभ बच्चन का कॉन्स्टिपेशन है, दीपिका पादुकोण का पापा हुए, बंगाली पापा हुए उधर, ठीक है। तो फिर इरफान खान टैक्सी ड्राइवर बना था, इरफान खान बोल रहे हैं क्या आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, दिल्ली से कोलकाता आ रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है बोल के एक टूल है उनका, उनको बैठ के पॉटी में टाइम लगता है, तो जहां ढाबा में जा रहे हैं, यही मूवी का कहानी है, देखना पीकू मूवी, ठीक है। तो एक टैक्सी में आ रहे हैं दिल्ली से कोलकाता, गाड़ी के ऊपर लगा लिए टूल, ठीक है, जहां ढाबा में जा रहे हैं वहां पर टूल लगा के बैठ जाते हैं, बिकॉज उनका कॉन्स्टिपेशन है। और फिर वो इरफान खान उनको ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा बैठने से कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा, इंडियन स्टाइल में बैठो, ठीक है। तो फिर वो दिखाते हैं कि अली गली से कैसे पॉटी बाहर आते हैं। उसका फिल्म फेयर आईफा अवार्ड्स में भी उसके ऊपर उसने जोक किया था एक बार। ये मूवी देखना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया, गजब का चीज है। इरफान खान तो चले गए सर, ग्रेट एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन इंडियन सिनेमा, मुझे बहुत पसंद है। चले गए भाई, जानते हो ना आप लोग, ये अच्छे हॉलीवुड में भी काम किया। हॉलीवुड में गजब अच्छा है, और बहुत अच्छा इंसान, मैंने जैसा काम वैसा इंसान, वैसा काम। बंगाली को शादी की, उसका वाइफ जो बंगाली, और वो राजस्थान के, इरफान खान राजस्थान, राजस्थान के टोंक बोल के एक शहर है। मैंने उसके आंखों में बात होता था, मैंने मुंह में क्या बोलेगा, आंखों से ही बात कर देगा जो कहना चाहता है। काफी नशीले आंखें उसकी, बहुत अच्छा। जब ये कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा हो गया, चलो छोड़ो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से एसी और एसी से कॉन्स्टिपेशन कोई मतलब है सर, आप खुद ही बनाते रहते हो, खुद ही बोलते हो। चलो छोड़ो, जो भी हो, किसको किसको रिटर्न फाइल करना है हम लोगों ने इसके बारे में देख चुके हैं। फिर हम लोग इधर और भी चीजें देखे, 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ये भी देखे हैं कि ड्यू डेट के पहले किसको इसको रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसे अगर किसी का सेल्स और टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, 60 लाख से ज्यादा सेल्स या टर्नओवर है आपका, रिटर्न फाइल करो। अगर आप प्रोफेशनल हो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एल लॉयर्स हो, या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस देते हो, अगर आपका ग्रॉस रिसीव 10 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करो। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस करते हो जिसमें टीडीएस काटना या टीसीएस काटना मैंडेटरी होते हैं, और टीडीएस टीसीएस का अमाउंट अगर 25,000 से ज्यादा है। टीडीएस टीसीएस क्या होता है, रिसेंटली काफी लोग ये चैप्टर कवर किए हैं। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, टीडीएस का मतलब होता है सर, जड़ से ही टैक्स काट, मैंने सरकार को जल्दी टैक्स चाहिए। सपोज तुमको 1 लाख पेमेंट करना है, तुम कहीं पर काम करते हो, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल काम कंपनी में, तुमको पेमेंट करेगा मानो 1 लाख, और मानो उसका टीडीएस है 10%, तुमको 1 लाख देगा सैलरी, बट टीडीएस काट के देगा, तो वो 10,000 सरकार पहले ही ले लेगा। जो लोग स्कूल टीचर्स वगैरह जॉब करते हैं उनका टीडीएस काट के ही पेमेंट होता है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं सबका टीडीएस काट के ही पेमेंट होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंसान या कोई बिजनेसमैन जिसका ऐसा कोई बिजनेस है, लोगों को पेमेंट करने के टाइम पे टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ता है, और अगर वो अमाउंट 25,000 से ज्यादा है तो उन्हें भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आपका एज 60 साल के ऊपर का है, और अगर आपको टीडीएस टीसीएस काटना पड़ता है, और टीडीएस टीसीएस का अमाउंट अगर आपका 50,000 से ज्यादा हो जाता है एनुअली, तो ऐसे केसेस में आपको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन 60 के नीचे, अगर आपका एज 60 के ऊपर है और आपका टीडीएस टीसीएस का वैल्यू 25 के ऊपर है पर 50 के नीचे है, तो नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिंपल बात है, अगर 50,000 के नीचे है और आपका एज 60 के ऊपर है, टीडीएस टीसीएस का अमाउंट 50,000 से कम है, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। और अगर किसी सेविंग्स अकाउंट में, अगर सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रखोगे तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। सर, एक बैंक में 50 लाख 30 लाख है, दूसरे बैंक में 30 लाख, तो भी सब समझते हैं सब। रिसेंटली हम लोग आरबीआई ऑडिट के क्लास में पढ़ा है सर, है ना, आरबीआई के थ्रू से सारे के सारे बैंक कनेक्टेड होते हैं, और तुम्हारा इनकम का डिटेल्स पैन कार्ड से कनेक्टेड होता है। पैन है ना तेरा, तो इनकम नहीं करता है इसके बारे में भी सरकार को पता है, तो जिस दिन इनकम करना चालू कर लेगा
वो भी सरकार को धीरे धीरे पता लग जाएगा। और इनकम करके घर पे कितना रखेगा, बैंक में तो रखना ही है। कुछ लोग रखते हैं घर पे, लेकिन उनका लाइफ थोड़ा पुराना स्टाइल का होता है। मैं काफी सारे ऐसे इंसान को मैंने देखा हूँ। एक बंदा है मेरे लोकल टाउन जिधर है उधर, कपड़ा का बिजनेस करता है। उस एरिया का सबसे बड़ा होलसेलर है कपड़ा का। ये जो बंगाली माँ बहने जो साड़ी पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तांतेस साड़ी। ठीक है, तांत साड़ी होता है ना, तो वो सब साड़ी का उनका होलसेलिंग का बिजनेस। खड़गपुर टाउन के पास है दुकान। तो दुकान कुछ नहीं है, घर है। घर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सिर्फ साड़ी है। 10 लोग रखे हैं। और उसमें बस जो भी आते हैं कपड़ा देते हैं, और वो ऐसे सिलेक्ट करने का कुछ मैटर नहीं है, उठाओ और लेके जाओ, रिटेलर्स लो, ठीक है। कुछ भी सजावट नहीं है। ये इधर पड़ा मैंने साड़ी के ऊपर ही बैठ के साड़ी बेच रहे हैं, ऐसा है। और बंदा जो है दुकान का जो मालिक है, तो एक बार हम गए थे किसी दोस्त के बिजनेस पर्पस में कपड़ा लेने के लिए। तो जाके देखा कि ऐसे साड़ी उड़ी सब लिया, काफी सस्ता में मिलता है। मैंने, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो साड़ी मार्केट में 700-800 में बिकता है, उसके पास जाओगे तो तुमको 200 में 250 में मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम मार्जिन जैसा लगा सकते हो एज पर योर लोकल। तो कपड़ा तो लिया। अब लेने के बाद मैं बोल रहा हूँ दादा पेमेंट कहाँ करना है, तो कुछ ऐसा बिल हुआ था, होलसेलिंग है तो कम से कम हम लोगों का 60-70 हजार का बिल हुआ था। फेस्टिव टाइम था। तो बोलते वो देखो बाहर में एक बंदा लुंगी पहन के, सैंडो गेंजी पहन के, और ऐसे तकिया लगा के बैठा है। लुंगी भी गंदा हालत में है। ठीक है, हम बोली उसको ही देना है इतना पैसा। बोले हाँ वही मालिक है। तो इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है। और जब हम उनको कुछ पेमेंट किया, कुछ वापस चेंज करना है सपोज, ठीक है, कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, लुंगी से ही। अब क्या बोलेगा। अब ऐसा ऐसा चीज, अब इनके पास कितना पैसा है तुम सोचो। और सरकार के घर में इनका रिटर्न फाइल होता है, तुमको लगता है? और सरकार इसको पकड़ पाएगा? उसका जो लाइफ स्टाइल है, ढूंढो। उसके पास पैन नहीं मिलेगा कि नहीं पता नहीं। पूरा कैश में बिजनेस करता है। अगर तुमको भी ऐसा, हाँ, ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात है, बैंक अकाउंट ही नहीं है उन लोगों का, सारा कैश में। ऑनलाइन तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, क्यों घर पे रखते हैं, क्या दिक्कत क्या है? बच्चा का यूपीआई करना हो। नहीं नहीं, किसी का कुछ नहीं है। किसी का कुछ नहीं है, सब कैश। जो जाते हैं वो भी कैश। पता नहीं अभी शायद कर लिया होगा, मैं तो बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, 10-12 साल बाद पुराना बात कर रहा हूँ। अभी क्या किया आई डोंट नो, अभी जिंदा है कि नहीं आई डोंट नो। हो सकता है उसका बच्चा टेक ओवर किया तो जरूर कुछ मॉडर्न किया होगा, बट मैं उस टाइम पे देखा था कि उस एरिया का सबसे बड़ा होलसेलर है। और कपड़ा का, और हर कोई उसी के पास जाता है। उसका कपड़ा का दुकान का नाम माँ काली वस्त्रालय, उसका दुकान का नाम। लेकिन नाम सुन के तो तुमको जाने का मन नहीं करेगा, बट नहीं जाओगे तो पछताओगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको लगेगा यहाँ पर फैशन चीज नहीं मिलता, लेकिन वही साड़ी लेके तुम अपनी दुकान में सजा के बेचो, वही तुम्हारा फैशन हो जाएगा। उसके पास देखोगे तो ये क्या है। लेकिन उसी के जो साड़ी को तुम टंगाओगे ना तो अपने शोरूम में आके, वही 500 का चीज 5,000 में, या 500 का चीज 1,500। लेकिन उनका उसका बिजनेस का स्टाइल ऐसा है। और वो सब बैंक वगैरह का सिस्टम नहीं है, कैश लेके जाओ कैश लेके आओ। अगर कोई ऐसा बिजनेस करेगा तो सरकार को क्या ही भनक पड़ेगा। अगर कोई बोल दिया वाला, बोल देते हैं लोकल में जासूस होते हैं। लोकल में जासूस होते हैं, जासूस इन द सेंस, तुम्हारे लोकेलिटी में ही कोई ना कोई तुम्हारा ना कोई एनिमी होता है, वो बोल देता है। वो बोल देगा कि इसका बहुत है, ये दिखाता है ऐसा है। फिर एक दिन पता चलेगा पूरा टीम ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, रेड करने के लिए आ गया। तुमको 2 मिनट सांस लेने का जगह नहीं देगा, इवन बाथरूम पर भी घुस जाएगा। तुम बोले हमको टॉयलेट जाना है, वो उधर भी नहीं जाना देगा। लेडीज जेंट्स किसी को नहीं छोड़ता है। पहले तुमको 2-4 बार नोटिस भेजेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर तुम नोटिस का भी जवाब नहीं देते, जीएसटी डिपार्टमेंट आजकल ज्यादा रेट कर, इनकम टैक्स से ज्यादा रेट जीएसटी वाले करते। तुमको 2-4 बार नोटिस देगा, भाई तुम्हारा जीएसटी फाइलिंग होना चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम कोई जवाब नहीं देते। फिर एक दिन खबर, वो लोग तो खबर ले लेता है ना,
तो खबर लेके जिस दिन मारेगा ना एकदम सीधा, सारा दिन ले लेगा। तो उसके बाद वो लोग क्या करता है, अगर सरकारी नियम पे तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर केस में सेटलमेंट हो जाता है। ऐसा है, एक खोखा दो खोखा ऐसा हो जाता। खोखा समझते हो कितना? वाह, अंडरवर्ल्ड में काम करता था क्या? जो भी हो, समझ रहे सर। लेकिन सर अगर आप एक बैंक में पैसा रखते हो या 1000 बैंक में पैसा रखते हो, आरबीआई के थ्रू से सबको पता है, एक बैंक में लोन लेके मानो तुम उसको पे नहीं रिपे नहीं करते, अब तुम दूसरे बैंक में जाते हो फिर से लोन लेने के लिए, यही सोच के कि इसको भी रिपे नहीं करेंगे। मानो स्टेट बैंक में लोन लिया, रिपे नहीं किया, एक्सिस में चला गया, एक्सिस में तुम देखा कि मेरा सब ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा है, फिर से लोन लिए, फिर से रिपे नहीं किए। पहला बात है, एक्सिस तुमको लोन देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है तुम्हारा एसबीआई का लोन फेलियर है। सिविल स्कोर सिर्फ नहीं, सिविल स्कोर तो चेक करेगा ही, उसके साथ साथ तुम्हारा क्रेडिबिलिटी पूरा आरबीआई के पास हो जाता है। अगर तुम कहीं पर भी डिफॉल्टर बनते हो, अगर मानो तुमने कभी ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट खरीदा ईएमआई पे, तो उसका पेमेंट भी तुम्हारा अगर फेलियर है, उसका भी पता आरबीआई को है, ड्यू टू पोर बैंकिंग सिस्टम। तो आज के डेट में हमारे बैंकिंग सिस्टम में एक फेलियरिटी मैंने पूरा अपना इज्जत दाव पे लगा। इसलिए लोन लिया तो लोन सुधाया करो, नहीं तो फालतू में अपना बेइज्जती करते। 5000 का भी लोन लोगे टाइम पे करो, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। ड्यू डेट के बारे में बातचीत हुआ था। अगर आप कंपनी हो और ऐसे कोई बंदे हो जिसका ऑडिट होता है, तो 31 अक्टूबर। और अगर आप किसी पार्टनरशिप काम में 92E के थ्रू से रिपोर्ट फर्निश करना पड़ता है, तो 30 नवंबर। बट मोस्ट पॉपुलर जो दो डेट है वो है 31 अक्टूबर एंड 31 जुलाई। नॉर्मल लोगों का, अगर कंपनी है या फिर ऐसा बिजनेसमैन जिसका ऑडिट होता है, उसके केस में 31 अक्टूबर के अंदर आपको ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर लेना पड़ता है, कल बताए थे। और नॉर्मल केस में आपको 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। ये सब हुआ था ना सर। फिर हम लोग रिटर्न ऑफ लॉस, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मैंने बिलेटेड रिटर्न कर सकते कि नहीं कर सकते, रिवाइज रिटर्न, ये भी बोला था। इंटरेस्ट के बारे में भी बात हुआ था, 1% सिंपल इंटरेस्ट। सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला था, नहीं बोला, नहीं सेल्फ असेसमेंट नहीं बोला। একটু কালকের ক্লাসটা আমাকে কালেক্ট করতে, একটু শুনে নিবি, অনেক কিছু আজকে রিপিট করলাম, কিন্তু কয়েকটা একটু এক্সট্রা ডিটেলসে বলেছি, একটু শুনে। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? Where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139 after taking into account the amount of tax already paid, TDS and TCS, any relief of tax claimed under section 89। ये टैक्स रिलीफ एक बनता है 89 के तहत। टैक्स रिलीफ नॉर्मली तब दिया जाता है जब आपका सारचार्ज हो जाता है ना, एक्स्ट्रा टैक्स हो जाता है, तो एक्स्ट्रा टैक्स में सरकार देखते हैं कि आपका टैक्स लाइबिलिटी से, मैंने आपका जो टैक्स का डिफरेंस होता है, ये सारचार्ज वाला इनका कैलकुलेशन में बेसिक्स का इसमें करवा के रखा। सारचार्ज कब होता है? जब आपका इनकम 50 लाख पार कर जाते हैं या 1 करोड़ पार कर जाते हैं। तो देखा जाता है कि सपोज तुम्हारा इनकम, हाँ बोलो, क्या मुझे बोलो। रिबेट 87 नहीं है, ये रिलीफ का सेक्शन है, ये बेसिक्स के अंदर आता है, तुम लोगों ने अभी तक नहीं करा। हाँ, जब हम लोग बेसिक का टेस्ट दिए थे उस टाइम पे मेरे से जो लोग क्लास लेके किए थे उन पे जरूर किया होगा, क्योंकि वहां पर मैं सारचार्ज का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, और सारचार्ज के क्वेश्चन में रिलीफ जरूर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपका नॉर्मल लिमिट क्या है, कि आप तो 50 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जैसे ही आपका इनकम 50 लाख से 51 लाख हो जाएगा, आपको 1 लाख एक्स्ट्रा के लिए चार्जेस देना पड़ता है। देखा जाता है कई बार कि 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपका टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख हो जा रहा है या 1.5 लाख हो जा रहा है। ठीक है, आपका इनकम 1 लाख का बढ़ा है, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, आपका ज्यादा हो जाए, तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वही बोले एनी रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89 एटसेट्रा, वही सब चीजें यहाँ पर बात करें।
ठीक है, अभी उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डिटेल्स हो जाएगा। रिलीफ का और भी कुछ एरिया है कि कई बार सरकार थोड़ा रिलीफ दे देते हैं कि नहीं टैक्स अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है तो आपको थोड़ा रिलीफ देते टैक्स अमाउंट को कम कर। तो देयर आर सर्टेन एरिया, मैं बाद में बात करता हूँ। Any tax credit claimed to be set off in accordance with provision of 115 JD in case of the SSC has exercised the options of shifting out of the 115 BS। मैंने अगर आप नया नियम से मैंने न्यू वाला जो अभी दो टैक्स का रूल चल रहा है, एक ओल्ड प्रोविजन और एक न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, 115 BS। तो अगर आप 115 BS से शिफ्ट आउट करते हो तभी जाके सेल्फ असेसमेंट में आ सकते हो। और एनी टैक्स और इंटरेस्ट पेबल एज पर प्रोविजन ऑफ 191 सबसेक्शन 2, ये सब कुछ एरिया में आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट माने क्या, खुद ही टैक्स का एसेस मैंने कैलकुलेशंस करके सरकार को बताना कि मेरा कितना टैक्स। The assessee shall be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provisions of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the, where the amount paid by the assessee under section 140A subsection 1 falls short of the aggregate of tax, interest and fee as aforesaid amount so paid shall be first adjusted towards the fee payable, thereafter towards the interest, and the balance shall be adjusted towards the tax payable। मैंने कहता है मानो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स करते हो। सेल्फ असेसमेंट का क्या मतलब, खुद ही खुद का टैक्स असेस करके सरकार को टाइम पे देना। जब तुम सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो तो उसमें अगर मानो तुम्हारा डिले होता, टैक्स पेमेंट का टाइम ड्यू डेट निकल गया, तो ड्यू डेट निकल गया तो तुमको लेट फाइन देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कोई पेनल्टी हो तो सरकार लगाती है। तो बोलते हैं कि जितना तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बनेगा सेल्फ असेसमेंट के केस में, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो नॉर्मली होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका डिलेड पेमेंट बने पेनल्टी एक्सेट्रा एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब तुमको बोल रहा है कि अब तुम सेल्फ असेसमेंट करके मानो सारा चीज ही कैलकुलेट कर रहे हो। कहता है कि वेयर दी एसएस अमाउंट पेड बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 माने सेल्फ असेसमेंट का ही सेक्शन है ये, फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी एज अफोरसेड, माने जितना होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स उससे कम हो रहा है। तो बोलते हैं कि द अमाउंट सो पेड, अब सपोज तुम्हारा टैक्स होता है 50,000 सरकार के हिसाब से, लेकिन तुम मानो देते हो 25,000, तो अप्रोक्स 15,000 का शॉर्टेज हो रहा है ना, 15,000 का शॉर्ट हो जा रहा है। तो बोलते हैं ये जो शॉर्टेज हो रहा है, अब तुमने जो 25,000 दिया, ये 25,000 को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो बोलता है पहले एडजस्ट किया जाएगा फी पेबल, फी पेबल माने लेट पेमेंट फी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद ओरिजिनल टैक्स। मानो तुम्हारा लेट पेमेंट है से फॉर एग्जांपल 5,000 का, इंटरेस्ट है मानो तुम्हारा 2,000 का, तो 15,000 में से पहले 7,000 टका लेट पेमेंट और इंटरेस्ट का एडजस्ट होगा, बाकी जो बचेगा वो 50,000 टैक्स के साथ एडजस्ट होगा। और जो बचेगा माने 50,000 से तुम 15,000 तुम्हारा एक्चुअली शॉर्टेज पड़ा है, तुमने दिया 25 में से तुम 7 को माइनस करो, पहले कितना होता है 18। अब तुमको देना कितना है 50 टोटल देना है, तो 50,000 से 18 बाकी सरकार तुमको क्या करेगा, डिमांड नोटिस भेजेगा। माने कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि तुमने जो 25,000 दिया था ना, तुम सोच रहे हो कि मैंने तो टैक्स का अमाउंट दिया, लेकिन सरकार बोलती नहीं इसमें लेट पेमेंट भी है, इसमें इंटरेस्ट भी है। तो अगर लेट पेमेंट और इंटरेस्ट का फी है तो पहले उसके साथ एडजस्ट करेगा तुम्हारा ये शॉर्टेज, उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचेगा उसके लिए तुमको डिमांड नोटिस। तुम सोचोगे तुम्हारे टैक्स के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा, पहले पेनल्टी फी, इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट। फिर अगर बचता है कुछ, माने अगर बैलेंस ऐसा होता है कि तुमको और देना है, तो सरकार तुमको नोटिस भेजेगा कि एसएससी जी और दो। शॉर्टेज था जो 25,000, শর্টেজ था, শর্টেজ 25,000 শর্টেজ তো 15 হয়েছে, মানে আমাকে আরো 15,000 টাকা দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে কথাটা হচ্ছে এই যে 25,000 টাকাটা আমি দিয়েছি, हाँ ओ सॉरी 50 का हाफ दिया है, सॉरी मैं शायद इसको 40 सोच के कर रहा था। एक्चुअली मैं जब एग्जांपल्स बना रहा था, मैं मन ही मन में 40 सोचा था।
इसलिए मन मेरा कैलकुलेशन 40 का ही कर रहा है, लिखा में 50, सॉरी। अच्छा, तो मतलब समझ गए ना तुम लोग? थैंक यू सर। ये ऑनलाइन में तुम लोग को बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब कुछ, ओके सर, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आगे आगे, तो तुम लोग और थोड़ा क्लैरिटी, दो चार सेक्शन है पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, अभी क्या पढ़ा आप लोगों के साथ? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो देखो एक क्वेश्चन, लगातार प्रोमिशंस कई बार तुम लोग को बोल कर, कि जो जो पॉइंट मैंने कल समझा दिया था वो सभी पॉइंट तुम लोग देखना, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ऐसे तो मैं एग्जांपल्स वगैरह खुद ही देता रहता हूँ, आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, आपको देखोगे, आपको पूरा चीज दिखेगा कि कैसे कैसे चीजें को एक्सप्लेन किया है। बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं, बेनिफिशियरी कौन होता है, सब चीज बता दिया जो कल पढ़ाया था ये। ये तो कुछ दिया नहीं। ठीक है, चलो एक ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। 140 ए का तो जस्ट प्रोविजन ही दिया है एडजस्टमेंट में। एक क्वेश्चन तो 92 ई के ऊपर ना एक क्वेश्चन था, मैं पहले उसको एक बार आपको कराता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेगे कि सर क्या क्वेश्चन कैसे होता है नॉर्मली, थोड़ा बताओ, तो थोड़ा आइडिया देता हूँ सबसे, उसके बाद बाकी प्रोविजन पे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, परास बोल के कोई है, इसका एज कितने का है? 55 साल। क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ो, कुछ पॉइंट आपको आप लोग जानते हो, कुछ पॉइंट नहीं जानते, मैं क्वेश्चन के थ्रू से समझा दूँ। परास का एज है 55 साल का, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंटरेस्ट ऑफ ₹2,88,000 was credited to his नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट विद एसबीआई। नॉन रेसिडेंट माने एनआरआई अकाउंट होते हैं ना, तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट विद एसबीआई। ₹30,000 being interest on FD with SBI was credited to his savings account during this period. He also earned 3,000 as interest on the savings account. Is Paras required to file return of income? क्या परास को, परास की पारस, 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 क्या पारस को रिटर्न फाइल करना चाहिए? What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure of self and spouse to US to stay with his married daughter for the some time? मैंने बेटी का शादी हुआ है, उनके पास जाके रहना है, तो ऐसे सिचुएशन आपके सामने दिया है, तो क्या यहाँ पर पारस साहब को रिटर्न फाइल करना है? ठीक है, इसके लॉजिक में आपको पहले इसको प्रूव करना है कि हाँ करना है कि नहीं करना है, तो वो पहले आपको बताना है। तो उसको बताने के लिए पहले आपको प्रोविजन तो जो है उसको पहले समझना है, लिखना है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या बताना है,
जैसे हम लोग ये पॉइंट आज स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे। An individual is required to furnish a return of income under section 139 subsection 1 if his total income before giving effect to deduction under chapter 6A। ये chapter 6 से कहां से आता है आप लोग जानते हो, 80C to 80U। তো এখন বুঝতে পারবি না কয়েকটা পয়েন্ট পরে বুঝবি। 80C to 80U ये डिडक्शंस का चैप्टर है। माने बेसिकली डिडक्शंस का इंपैक्ट देने से पहले, जैसे कि थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़े हो सर बीकॉम लेवल में कि वो LIC प्रीमियम वगैरह भरते हैं, उसका डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता, तो वो सब जो डिडक्शन भरा जाता है तो बोलते हैं डिडक्शंस का इंपैक्ट देने से पहले। अब डिडक्शन चैप्टर 6A का भी हो सकता है, मतलब जो 80C से 80U का चैप्टर है, और सेक्शन लाइक कैपिटल गेन का भी डिडक्शंस का हो सकता है। ये सब इंपैक्ट देने से पहले आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस करना चाहिए, है ना। अगर बेसिक लिमिट क्रॉस करे तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ही बोला कि as individual is required to furnish a return of income under section 139 subsection 1 if his total income before giving effect under chapter 6A or exemption under section 54, 54B, D, 54E, C, 54F, these all are capital gain sections, exceeds the maximum amount, exceeds the maximum amount। maximum amount क्या है? 3 लाख। ये 3 लाख है as per new system, that is also called 115 BSE। अगर किसी को नॉर्मल में पता करना है, जिसने अभी तक पूरा किताब तो पढ़ा नहीं बहुत लोगों ने, तो कम से कम इनकम टैक्स के साइट में जाओ, यहाँ पर जाके स्लैब रेट में जाओ। स्लैब रेट में जाके जैसे ही आप चेक करोगे आपके सामने सरकार की तरफ से दो स्लैब हाजिर हो जाएगा, है ना सर। कहाँ चला गया? ये देखो, ये सरकार के साइट से ही लिखा रहा हूँ, किताब में भी लिखा रहता है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड सिस्टम जो काफी पुराना है, 3-4 साल से चेंज नहीं हुआ, चले आ रहे हैं, और पुराना नया जो है उसमें 115 BSE क्या रहे हैं, इसमें आपको 3 लाख तक हमारे देश में एज पर न्यू स्कीम कोई टैक्स नहीं। एनुअल इनकम 3 लाख तक सरकार के घर में नो टैक्स, और अगर ओल्ड सिस्टम फॉलो करोगे तो 2,50,000 में नो टैक्स। लेकिन दोनों रिजिम का क्या बेसिक डिफरेंस है? वेरी गुड सर, वेरी गुड। 150 ओल्ड में काफी सारे डिडक्शंस वगैरह, सभी ऑलमोस्ट सभी तरह का डिडक्शन फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है, और 115 BSE में डिडक्शन फैसिलिटीज ऑलमोस्ट ना के बराबर, एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू सिनेरियो। यानी ये जो लास्ट में डिडक्शंस मिलता है 80C से 80U का, ये 80C से 80U या फिर चैप्टर रिलेटेड डिडक्शंस 115 BSE में ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मिलता ही नहीं। लेकिन ओल्ड रिजिम में डिडक्शंस वगैरह फैसिलिटीज सभी को ही मिलता है। दैट इज द मेन डिफरेंस, और ये चीज पढ़ के समझ में आ जाता है। क्वेश्चन में फोकस करें फिर से। तो कहता है, इसलिए जो लोग रिसेंटली टोटल इनकम पढ़े हो, दो दे डोंट हैव डिटेल्स बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड, लेकिन फिर भी जो लोग टोटल इनकम पढ़ चुके हो उनको पता लग रहा है ना सर कि क्या है, कैसे है, किस लिए है, क्यों है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि या तो सागर से बूंद को जानो, या सिर्फ बूंद से सागर को जानो, या आगे बूंद ना आगे सागर, তারপরে সাগর। কিন্তু আমি ধর কোনোটাই জানি না, সাগরটা দেখে তো বুঁদটা বিচার করবো, আর নাহলে বুঁদ দেখে দেখে সাগর বিচার করবো, তাই তো? যে কোনো একরকম ভাবে বিচার করা যেতে পারে কি এত জল আছে তার মানে আর কোথাও বুঁদ ছিল, আর নাহলে এত বুঁদ যখন আসছে তাহলে সাগর হতে পারে। বাংলায় কি বলি আমরা? বিন্দু বিন্দুতে বিন্দু। अच्छा, तो बेसिक लिमिट यहाँ पर क्या है, न्यू स्कीम में 3 लाख, और अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हो 2.5 लाख। इफ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSE सबसेक्शन 1, तो यहाँ पर वो अगर शिफ्टिंग आउट करता है, शिफ्टिंग आउट फ्रॉम व्हाट, शिफ्टिंग आउट फ्रॉम न्यू स्कीम 115 BSE, तो ये सिचुएशन अगर वो शिफ्ट आउट करता है तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उन्होंने जो कमाया, क्या इनकम कमाया उन्होंने? इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2,88,000,
बोलो पुत्र, इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली किस सोर्स में जाना चाहिए? थैंक यू। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली कहाँ जाना चाहिए? अदर सोर्स में जाना चाहिए। ये सब हम लोग अदर सोर्स चैप्टर में भी काफी लोग पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़ा अदर सोर्स चैप्टर जब पढ़ेगा पता लगा। और क्या, अच्छा, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जो इंडिया में एसबीआई के अंदर वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एनआरआई अकाउंट है। बेसिकली तो विदेश में रहते हो, एक अकाउंट मेंटेन इंडिया में करते हो इंडियन बैंक में, उस तरह का बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम नॉन रेसिडेंट अकाउंट कितना है? 2,88,000। बोलते exempt under section 10 subsection 4 clause 2, assuming that Mr. Paras had been permitted by RBI to maintain the aforesaid, अगर ये आरबीआई के परमिशंस के तहत वो मेंटेन कर रहा है तो ये जो अमाउंट है इसमें टैक्स नहीं लगेगा, और अगर परमिशंस के बिना मेंटेन कर रहा है तो फिर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर assumptions लिया गया। सर क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं था। हाँ सर, बोला नहीं था तभी तो assumptions लिया। तो बेसिकली ये रूल है, अगर आरबीआई परमिशन में है तो ये जो 2,88,000 है इसमें कोई टैक्स काउंट नहीं हो, माने उसको इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, बाकी इंटरेस्ट ऑन एफडी विद एसबीआई 30,000 इनकम है, दैट इज आल्सो अदर सोर्स इनकम। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट में उसको 3,000 टका मिला था ना, ये देखो 30,000 यहाँ मिला था, 3,000 यहाँ पर मिला था। सो 30,000 वहां मिला, 3,000 यहाँ मिला, कितना हुआ? 33। अच्छा, डिडक्शंस, क्वेश्चन में तो कुछ डिडक्शंस के बारे में बोला नहीं है। डिडक्शंस नॉर्मली अगर बोलता तो आपको कोई पीपीएफ माने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कोई एलआईसी, कोई मेडिक्लेम, कोई एजुकेशनल लोन, कोई घर खरीदने का लोन, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का लोन, कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस, कोई मंदिर मस्जिद को डोनेशंस, ऐसे ऐसे चीजें देता है। या फिर आपका कोई हैंडीकैप्ड भाई बहन है, या फिर कोई आपका माने डिपेंडेंट है, ऐसा डिसेबल डिपेंडेंट जिन पे आपको खर्चा करना पड़ता है, ऐसे पूरा लिस्ट है। हम लोग डिडक्शन चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो इस तरह का जो भी खर्चा आप कहीं पर करोगे वो सारे के सारे खर्चा डिडक्शन के रूप में लिमिट होता है। जो लिमिट है वो लिमिट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन में करेंटली कोई डिडक्शन के बारे में कुछ बोला है? अच्छा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नॉट अवेलेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला? एक सेकंड, कुछ भी नहीं बोला था क्या? हम लोग एज्यूम क्या किए? if exercise the option of shifting out of the default tax system. अच्छा, shifting out of the default tax, that means old। और क्या क्वेश्चन में ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें उसको डिडक्शन वगैरह मिल सकता है? डिपोजिट्स में मिल सकता है। यहाँ पर एक्चुअली ये लोग दो तरीके से इसको जवाब दे रहा है, मैं आपको एक समझा देता हूँ। इसका जवाब ये लोग दो तरीके से दे रहा है। क्या क्या तरीका आ रहा है? देखो, अगर वो ओल्ड रिजीम फॉलो करता है, माने अगर वो पुराना सिस्टम फॉलो करता है, तो ये जो सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट है ना 3,000, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 80 टीटीए के तहत। 10,000 तक छूट होता है ना। और अगर आपका बूढ़ा बुजुर्ग है तो 80 टीटीबी के तहत उसका डिडक्शन हो जाता है। उस केस में आई थिंक 25,000 तक का डिडक्शन एफडी में मिलता है ओल्ड एज के लिए। ठीक है, तो हमारे केस में इसको डिडक्शन तो मिलेगा वो सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट में। लेकिन अगर यहाँ पर ये असम्पशन ले रहे हैं कि 33,000 का इनकम बना, ये ग्रॉस टोटल इनकम, फिर ग्रॉस टोटल इनकम से उसको डिडक्शन देना है 6A का। लेकिन अगर ये 115 बीएससी अज्यूम करेंगे, अगर ये अज्यूम 115 बीएससी करेंगे तो कोई डिडक्शंस नहीं होगा। माने न्यू स्कीम में, माने डिफॉल्ट, न्यू माने डिफॉल्ट, न्यू माने डिफॉल्ट, न्यू माने 115 बीएससी, तो उसका कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो टोटल इनकम क्या बन जाएगा? 33,000। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। In case he exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BC subsection 1A, he would be eligible for deductions of 3,000। माने अगर वो न्यू से शिफ्ट आउट करके ओल्ड में जाता तो 3,000 अंडर 80 टीटीए उसको मिल जाता। अभी यही बात मैं कर रहा था। तो उसका टोटल इनकम फिर
यहाँ से ये एक्चुअली 115 बीएससी अज्यूम किया है। अगर ये 115 बीएससी अज्यूम ना करके अगर ये होल्ड करता तो यहाँ पर 3000 माइनस होता, तब ये 33 चेंज होके 30,000 होता। ठीक है। हाउएवर इन बोथ रिजिम टोटल इनकम 33,000, मैंने बेसिकली कहना ये चाहता है, हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम इन बोथ रिजिम 33 बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ डिडक्शंस, मैंने डिडक्शंस का इफेक्ट देने से पहले, जो एज पर हमारे रिटर्न फाइलिंग का रूल है, डिडक्शंस का इंपैक्ट दिखाया मैंने। अगर आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो तो डिडक्शंस नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप शिफ्ट आउट करते हो तो डिडक्शंस ले सकते हो। लेकिन दोनों केस में डिडक्शंस लेने से पहले आपका इनकम 33,000 है। ये बात तो समझ में है। तो रूल कहते हैं कि सिंस द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पारस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों केस में क्या है? एक में 2.5 लाख, यानी ओल्ड में जाएगा तो 2.5 और न्यू में जाओगे तो 3। तो दोनों केस में क्या बन रहा है? 33,000 लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्या वो रिटर्न फाइल करने के लायक बनेगा? द आंसर इज नो। ये हो गया कहानी में ट्विस्ट। बस एक असम्पशन है कि अगर आरबीआई उसको वो अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन करने का परमिशन देता है। इसका डिटेल्स भी आपको मैं बोल देता हूँ। What will be your answer if he incurred 3 lakh as travel expenditure of self and spouse? मैंने अपने लिए और अपने बीवी के लिए 3 लाख टका खर्चा कर रहा है। कितना ज्यादा है? 2 लाख से ज्यादा है। मैंने बेसिकली यूएस का टिकट कटवाया और बेटी के पास जाके रहने का बंदोबस्त कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि 2 लाख का नियम है नॉर्मली, है ना? मैंने 2 लाख तक भी कर लेगा तो रिटर्न फाइल के लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। तो इसका जवाब दे दो फिर। अच्छा, यहाँ पर बोला है if he has incurred expenditure of 3 lakh on foreign travel of self and spouse, he has to mandatorily file his return of income on or before the due date under section 139 subsection 1, even if his income is less than basic exemption limit। जैसे कि 33,000 हुआ है, लेकिन अगर फॉरेन के लिए जा रहे हैं और 3 लाख टका खर्चा करते তাহলে रिटर्न फाइल करते। समझ में आया? ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ पर आप कितना प्लस माइनस करने जानते हो ये फर्क नहीं पड़ता, नियम कितना पता है इससे ही फर्क पड़ता है। इफ यू नो द रूल्स देन ओनली यू कैन गिव द आंसर। इसीलिए मुझे प्रोविजंस इतना बोल बोल के मैं थक जाता हूँ और आप लोग बोर होते हो जाओ बोर, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो भगवान आप लोगों को बोर बनाने के लिए भेजा है। कोई मेरे को स्कूल में बचपन में बोला था भाई तू बहुत बोर करता है, तो मैं तब सोचता था सच में करता हूँ, फिर पता चला बोरिंग करना मैंने किसी को बोर करना भी एक की होता है। देखो, अच्छा, in the above solutions, interest of 2,88,000 earned from non-resident external account has been taken as exempt on the assumptions that Mr. Paras, resident, has been permitted by RBI to maintain the aforesaid account. However, in case he has not been so permitted, the said interest would be taxable. In such a case, his total income before giving effect to adjustment, the deductions under chapter 6A, 8680U, क्या बन जाता फिर? 30,000, 2,88,000, 3,000, तो मतलब 3,21,000, which is higher than the basic exemption limit। और बेसिक लिमिट दोनों केस में, एक केस में 3 लाख है, दूसरे केस में 2.5 लाख है, एज द केस में भी, तो ही वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल 24-25 में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता अगर ये आरबीआई के परमिशन नहीं होता तो। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है क्लियरली, तो इसलिए हमें दोनों assumptions ही लिख के आना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग ना वो बीकॉम वाला मेंटेलिटी छोड़ देना प्लीज।
सर 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखे? सर 2 नंबर में पूछा है। 2 नंबर में इतना कौन लिखता है सर? सर बात ना तो 2 का है और ना ही 5 का है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ दिया, 3 नंबर में, या फिर हो सकता है 5 नंबर में पूछ दिया। लेकिन क्वेश्चन है कि 2-5 का खेल ही नहीं है, जो जरूरत है वो बताओ। अगेन दिस इज अगेन चैलेंजिंग सिचुएशंस फॉर प्रोफेशनल एग्जाम। अगर यही एग्जाम आंसर एक लाइन में होता और 5 नंबर होता तो एक ही लाइन ही लिखो। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है सर। चाहे आपको 2 नंबर पूछे या 1 नंबर पूछे, 3 नंबर पूछे, 5 नंबर पूछे, 7 नंबर पूछे, जितना जरूरत पड़ेगा उतना बताना पड़ेगा क्लैरिटी के साथ। अगर तुम थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हो अपने राइटिंग स्किल से, होता है किसी किसी का थोड़ा स्किल्स होता है कि वो शॉर्ट में भी समझा सकता है, वो समझाओ। वो स्किल्स अपने आप के, वो सबका अलग अलग होता है, उसमें मैं क्या बोलूं। लेकिन ऐसा ना समझ जैसे 2 नंबर में कितना बताना पड़ेगा, इतना थोड़ी कौन लिखता है। मैंने अज्यूम करके अपना लिख के आ गया। अभी तुम अपना लिख के आने से नहीं होता है, तुमको एक्चुअली वो देखना चाहता है एग्जामिनर कि बंदे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लायक नॉलेज या सीए में बनने का लायक नॉलेज है कि नहीं। अरे तभी तो 15%। ये पासिंग रेट डरावना नहीं है, प्रॉब्लम है कि जरूरत वाला काम लोग नहीं करते। अच्छा आप मुझे बताओ कि एग्जाम सिचुएशंस है तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मुझे करते हो। जब हमें भूख लगता है और टेस्टी खाना भी चाहिए, भूख भी लगा है और खाना भी टेस्टी चाहिए, तो टेस्टी खाना शॉर्ट टाइम पे भी बनाने के लिए भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है ना, जितना लॉन्ग टर्म में भी आप मेहनत करते हो। अगर थोड़ा नमक कम हो जाएगा, अगर थोड़ा नमक कम हो जाएगा जल्दी में, खाना नहीं खाओगे, तो ऐसा था कि भाई शॉर्ट शॉर्ट टर्म भूख था तो नमक तो कम हो ही सकता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। अरे 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए आप जैसे शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो शॉर्ट टर्म भूख के लिए भी शॉर्ट टर्म ढूंढो ना। कहाँ ढूंढते हैं? उसमें भी टेस्टी चाहिए। वो अलग बात है कि उस टाइम पे जो मिलता है खा लेते हैं, दैट्स डिफरेंट, बट चाहिए सही बात। वही बात कहना चाहता, नियम ही, चाहे भूख हो या एग्जाम। सर कहाँ कहाँ से लाते हो एग्जाम्पल? फैक्ट्री है मेरा एग्जाम्पल्स का, बनाता रहता हूँ। और क्या था इसमें? ये जो पॉइंट आपको मैं बोला ना, ये पॉइंट एक्चुअली वो आरबीआई का जो एक्सटर्नल अकाउंट्स वाला, ये कई बार पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा चीजों में। बेसिकली रिटर्न फाइलिंग से ना ऐसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। बाकी जो नियम कानून है वो बस तो नियम है। ये बस जो अभी तक आपको मैंने बोला उसी चीज को शॉर्ट में समझा के रखा है, सब मैं बोल दिया। ये वाला नोट्स ना खुद के कॉपी में हो जाना चाहिए। ठीक है, क्विक रिकैप बोल के यहाँ पर दिया हुआ है 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, ये एकदम बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए, जो जो मैं ऑलरेडी आपको बोला वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज इसको एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देखते हैं। थोड़ा रूल बेस्ड है, आई थिंक मुश्किल अच्छे से। अच्छा, explain with brief reasons whether the return of income can be revised under section 139 subsection 5। क्या रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज किया जा सकता है? हाँ, जा सकता है। रिवाइज किया जा सकता है इन द सेंस, अगर कुछ गलत हो जाते हैं या फिर मुझे लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए। मैं नॉर्मली मानो मेरा इनकम है बट मैंने थोड़ा अर्ली रिटर्न फाइल कर दिया, अब अर्ली रिटर्न फाइल करने की एक सुविधा हो। ठीक जैसे जितना जल्दी आपका एग्जाम का सिलेबस आप पहले कंप्लीट कर लेते हो, आपको रिवाइज करने के लिए टाइम मिल जाता है। अब मानो आपका एग्जाम का ड्यू डेट जिस दिन है, आपका सिलेबस भी उसी दिन खत्म होता है। ठीक है, तो फिर अगर आपको कुछ
रिवाइज करना है, टाइम तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जितना अर्ली कंप्लीट हो जाए उतना टाइम मिले। ये तो एक सोच है, बट मेरा एक अलग सोच होता है कि अर्ली खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरह से खत्म करना इंपॉर्टेंट। मैंने इतना बार रिवाइज करे ही क्यों? अब नहीं समझे बात मेरा। इतना रिवाइज करना ही क्यों है? जब पढ़ते हैं सही तरह से करते हैं ना, तो बार बार रिवाइज ना करना पड़े। नहीं समझे? समझ के कर लो ना, ताकि बाद में सिर्फ आंख लगाने से समझ में आ जाए, फिर से एकदम थॉरो स्टडी का जरूरत ना पड़े। तो अब आप लोगों के ऊपर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। लेकिन हम लोगों का बचपन से आदत खराब हो चुका है, बहुत गंदा आदत है हम लोग। यानी वो जो आदत है ना, वो है और कुछ नहीं है। मानो जब टीचर पढ़ाते थे, ठीक है, पढ़ा रहे हैं ठीक है, और टीचर को भी पता है कि बच्चा अभी आधा सुनेगा, मुझे तो फिर से मेहनत करना है, तो इसलिए टीचर भी मेहनत कम कर देता। मैंने फर्स्ट पार्ट में वो मेहनत कम ही करेगा, वो ऊपर ऊपर से दो चार क्वेश्चन करा के, मानो एक सिंपल बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश पढ़ा रहा है टीचर, तो एक प्रोज या पोएट्री जो भी है उसको बस रीड करके निकल गया, उसका क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, उसका जो सवाल करते हैं वो नहीं पता है, सिर्फ समझा के निकल गए, क्योंकि पता है ये रिवाइज करना है फिर से। तो फिर जैसे 3-4 महीने बाद, हाफ ईयरली या जो भी एग्जाम के बाद, फिर से उनको पता है ये टॉपिक, फिर से बच्चा लोग बोलेगा कि वो लोग पढ़ेगा नहीं, भूल जाएगा, फिर से रिवाइज, फिर से रिवाइज, 4 बार रिवाइज, तो रिजल्ट तक एकदम भयंकर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एक आदत है, लेकिन लाइफ आपको इतना रिवाइज का मौका नहीं देता है। और प्रोफेशनल एग्जाम में सर इतना वास्ट सिलेबस है ना, इतना सारा टॉपिक है। सोचो ना, मैं इतना छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रिटर्न फाइल प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये वन ऑफ द मैंने स्मॉलेस्ट चैप्टर है, इसी में इतना बात है। तो फिर बाकी चैप्टर में तो लोगों का हालत खराब हो जाता है। पीजीबीपी एक बार डिटेल्स में पढ़ने के बाद वापस से पीजीबीपी पढ़ना कितना मेहनत लगता है, जस्ट इमेजिन करें आप। इसलिए जब पढ़ो सॉलिड, और इसका ना एक थीम यूज कर सकते हो आप, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। एक अच्छा मूवी जैसे देखते हो ना, एक बार अच्छे से देख लिया, दोबारा देखते हो फिर से, हाँ कोई सीन देख सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उस टाइम पे वो अच्छा डायलॉग दिया था, वो डायलॉग सुनना है, वो अलग बात है। वो आपको एक्चुअली नशा हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं भाई को देखता हूँ घर पे, वो इसका मूवी को बार बार चलाता रहता है और सुनता रहता है, क्या वो बाबू भैया, क्या नाम है उसका, हेरा फेरी, ठीक है, वो बार बार सुनता है सारा दिन, जब भी देखता हूँ एक बार वो बाबू भैया को जरूर सुनता है, क्या है, अरे मजा आता है। ठीक है, तो लेकिन एक मूवी एक बार आपने देख ली अच्छे से, दोबारा देखते हो क्या? नहीं, रिवाइज करते हैं मूवी को एक बार। तो पढ़ाई के केस में क्यों? ट्राई करो सर, जितना हो सके इस चीज को कम करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिवाइज नहीं करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिवाइज ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। रिवाइज करना चाहिए, बट रिवाइज शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन क्या गुटर कुछ चल रहा है? Explain with brief reasons whether the return of income can be revised under section 139 subsection 5 in the following cases. Belated happy birthday रिवाइज हो सकता है 139 subsection 4, return already revised once under section 139 subsection 5 and return of loss filed under section 139 subsection 3। क्या ये सभी चीजें रिवाइज हो सकते हैं? सर आंसर इज यस। देखो, लेकिन यस नो से आंसर नहीं देने से चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना है प्रोविजन। ठीक है, any person who has furnished return under section 139 subsection 1 or 139 subsection 4, that means belated return, मैंने वही बर्थडे निकल गया, दोस्त को फिर से हैप्पी बर्थडे किए और करने के बाद भाई भूल गया था, हम लोग जैसे बंगाली स्टाइल में हम लोग ना, तो भाई सॉरी सॉरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हम लोग ऐसे नहीं करते, भाई भूले गए सिला में, हम लोग ऐसे बोल, ठीक है, तो सॉरी सॉरी, हाँ ऐसा करके हम लोग बात नॉर्मली कम करते। मैंने देसी स्टाइल तो ऐसे नहीं होते, देसी स्टाइल में नॉर्मल होता है, अब भाई हम एकदम भूल गया रे, और सर
तेरा हैप्पी। तो बेसिकली वही अल्टीमेटली मैटर क्या हो गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैंने बिलेटेड रिटर्न फाइल, टाइम निकल गया बाद में करो, कैन फाइल ए रिवाइज रिटर्न, दोनों केस में आप रिवाइज कर सकते हो एट एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीना पहले। असेसमेंट ईयर नॉर्मली खत्म होता है, जैसे मानो अभी 24-25 चल रहा है, नहीं कितना चल रहा है, 23-24, ओए 24-25 ही चल रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 24-25 ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 25। तो 31 मार्च 25 से पहले आपके पास टाइम क्या है। अच्छा, रिसेंटली जो लोग रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर के अंदर, है ना, तो उसको रिवाइज करना है, तो रिवाइज कर, हाँ 3 मंथ पहले, मैंने अगर आपका मार्च में लास्ट ईयर एंडिंग है तो उसके 3 मंथ पहले, मैंने 12 दिसंबर, मैंने 31 दिसंबर से 24 के पहले आप कर सकते हो। कल ये डेट समझाया था, ईयर एंड से 3 महीना पहले तक आप उसको कर सकते हो। तो एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड a return under section 139(1) or 139(4) can file a revised return at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year। जैसे 25 का असेसमेंट ईयर खत्म होता है मार्च में, तो इसका 3 महीना पहले माने 31 दिसंबर 2024 और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो तो अगर असेसमेंट अगर उससे पहले खत्म होता है तो वो वाला डेट विच एवर इज अर्लियर। इफ ही डिस्कवर्स एनी ओमिशन, अच्छा क्या, अच्छा क्यों रिवाइज करना है, अगर कुछ छूट गया, कुछ ओमिट हो गया, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट लिख दिया आपने फाइल के टाइम पे हड़बड़ी में, इन द रिटर्न फाइल आर देयर अकॉर्डिंगली, कुछ ओमिट हो गया या फिर कुछ रॉन्ग लिख दिया, तभी आपको रिवाइज करना है, अदरवाइज रिवाइज क्यों करना है। इफ एवरीथिंग इज ओके देन व्हाई रिवाइज। ये जो आप लोग रिवाइज का चक्कर लगाते हो, क्यों रिवाइज करते हो, पढ़े नहीं थे इसलिए रिवाइज, यानी ओमिट हो गया, ओमिटेड ना, तभी ना रिवाइज, फिर से देखना पड़ता। लेकिन अगर पढ़ते तो इतना रिवाइज का चक्कर नहीं होता, बस ऐसे क्विक समरी से हो जाता। सर आप तो बोल देते हो जैसे मक्खन है, चिंता तो हम लोगों को होता है। ट्रू, हम भी आपका एज पार करके आए, उस टाइम पे हम लोगों को भी अगर कोई ऐसा बोलता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बोलने वाला नहीं। हम तो फिर भी क्लास कराते कराते चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सीरियसली बोलते, बोलने वाला नहीं था। आप अपने पर्सनल जिंदगी में कैसे चलोगे, पढ़ाई कैसे करोगे, हम लोग को मिलता ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं मिलता था, बट मिलता नहीं। हम तो फिर भी पढ़ाई के बीच बीच में बोलते रहते हैं, कर लो नहीं तो पछताओगे, ऐसे करो वैसे करो, मैं थोड़ा ज्ञान भी बांटते रहते हैं। पता नहीं अच्छा लगता है बुरा लगता है, डोंट नो, बट मुझे लगता है बोलना चाहिए इसलिए बोलते हैं। और क्योंकि मेरे को भगवान ने थोड़ा बोलने का आदत दिया तो और बोले, किसी किसी को देता है ना आदत, मेरा आदत है बोलने का तो बोलता हूँ। अच्छा, तो रिवाइज क्यों करना है, ओमिट या रॉन्ग। Belated return filed under section 139 subsection 4 can be revised. A return revised earlier can be revised again. यानी एक बार रिवाइज हो चुका है उसको फिर से रिवाइज किया जा सकता है। हाँ? कौन बोला अगर रिवाइज के टाइम पे भी रिवाइज ठीक से नहीं हुआ है फिर से रिवाइज करो। अगर रिवाइज रिटर्न में भी गड़बड़ है
आ गया। आवाज हंसते की। हेलो, ये बंद हो रहा था बोला यस नहीं। सर। हाँ सर। यस सर। ये जो है वो एक काउंटर नहीं पे लोडिंग हो रहा था, एक बार वो काउंटर नहीं चल रहा, एक्चुअली रन कर रहा था। तुम लोगों के सामने हो रहा है, कुछ नहीं बोला, ये तेरे लिए ही हुआ है। मैं काउंटर का देख रहा था, आप इसे देखते हैं, काउंटर नहीं है, आप जब भी क्लिक करते काउंटर होने के बाद क्लिक करते हाँ तो काउंटडाउन नहीं हुआ था। नहीं हो वही तो डायरेक्ट काउंटर काउंटडाउन जो डायरेक्ट बंद हो गया। पहले का लोडिंग आया, उसके बाद ही बंद काउंटर आया नहीं मैं किस में लोडिंग आया था, हां तभी बोलना चाहिए। अरे मेरे को काउंटर नहीं आया बोल देंगे। ये ऑनलाइन आवाज क्लियर तो सबाई के साउंड আসছে আমার। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर। ये देखो, चलो वापस आ जाओ। क्या बोलता है फिर, रिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो, रिटर्न अच्छा जो रिवाइज रिटर्न है उसे भी आप रिवाइज कर सकते हो। देयरफॉर जैसे ही आप रिवाइज कर दोगे ना, रिवाइज रिटर्न को अगर रिवाइज करते हो तो पुराना वाला जो रिवाइज है वो नहीं रहेगा, जो न्यू वाला रिवाइज है वही माना जाएगा। माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो रिवाइज रिटर्न को ही अपना लेटेस्ट मानेगा। Therefore, if the SSC discovers any omissions or wrong statement in such a revised return, he can furnish a second revised return within the prescribed time. That is, ये time important है, at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment, whichever is earlier. It implies that a return of income can be revised more than once within the prescribed. माने ये जो ईयर एंड के 3 महीने पहले के अंदर जितना बार मर्जी रिवाइज आप कर सकते, और जो लेटेस्ट में जमा होगा वही आपका रिटर्न फाइल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट होगा। रिटर्न ऑफ लॉस फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 डीम्ड टू बी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। मैंने अगर आप लॉस रिटर्न फाइल करते हो तो इस केस में मैं कल इसके बारे में बात किया था, लॉस रिटर्न क्यों गवर्नमेंट को चाहिए होता है। ठीक है, आप हमेशा लॉस दिखा के बच नहीं सकते, इसलिए सरकार आपसे अपडेट लेता रहेगा कि भाई लॉस भी कर रहे हो तो बताओ। मैंने जिनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है वो कम से कम अपना लॉस किया है बिजनेस पे, वो लॉस के बारे में भी दिखाए। कब तक लॉस दिखाएगा, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस है सरकार में भी 8 साल तक क्या, अरे वो तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होना, हाँ सेटअप करना, हाँ किसी किसी केस में 8 साल, किसी किसी केस में 4 साल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये हम लोग सेटअप कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो 139 सबसेक्शन 3 इज डीम्ड टू बी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। माने अगर आप लॉस रिटर्न भी फाइल कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि ये इनकम रिटर्न फाइल का जो कॉन्सेप्ट है वही, ठीक है, एंड देयरफॉर कैन बी रिवाइज। माने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं क्या सर, लॉस रिटर्न को एक्चुअली डीम्ड रिटर्न फाइल ही माना जाता है। तो अगर लॉस रिटर्न इज ऑल्सो है इनकम रिटर्न डीम्ड, डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लिया जाता है। तो अगर लॉस रिटर्न को अगर डीम्ड इनकम रिटर्न फाइल ही मान लिया जाता है तो उसे भी रिवाइज किया जा सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीनों सेक्शन का जवाब देना पड़ेगा। पूरा रूल्स बेस्ड एक पॉइंट था, और आप लोग कल ही इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके थे, ड्यू डेट का क्या कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया।
और ये पूरा बिना मतलब आइडिया होते हैं अब करेक्टली का 7 मिनट तब ठीक होने से 7 बिठा है। ए तू बस चेक कर, मार्क्स मैं बिठाऊंगा। तू बस चेक कर कि तू तेरा कैसे है, ताकि मैं बिठाऊं, वही मार्क्स बिठा दे। इलस्ट्रेशन और क्या नहीं दिया क्लास में? इलस्ट्रेशन था ना, वो अलग। एक और ही दिया है, ठीक है, ये टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं। तो हम लोग मोटा मोटी एक आइडिया ले पा रहे हैं सर कि आखिर रिटर्न फाइल में कैसे कैसे प्रोविजंस को पढ़ना है और उसके ऊपर बेसिस करके कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पर थोड़ा इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस के लिए कम दिया है, आप दूसरे मटेरियल में भी देखो, सीएस का मैट में देखो, सीएमए के मैट में देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो, छोड़ना नहीं, जहां से जो मिले लपेट। रेलिवेंट टॉपिक में हो सकता है कि आपके मैट में कम है, किसी और के मैट में ज्यादा है, तो उसके मैट से निकाल लो। देखो अच्छा, हाँ, मैंने आप लोगों को सेल्फ ऐसे, अच्छा एक मिनट रुक, जब पढ़ा लेने दे फिर बात। हाँ जा, नहीं तो तू घर चला जा। चेक तो मैं बाद में करूंगा। अच्छा देख, अपडेटेड रिटर्न, ठीक है, अपडेटेड रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सुन ले। एनी पर्सन may whether or not he furnished a return under section 139 subsection 1, whether or not he has furnished a return under section 139 subsection 1, अगर कोई 139(1) के तहत रिटर्न फाइल कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और बिलेटेड रिटर्न एज पर 139 subsection 4 और रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 subsection 5 for the assessment year, furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable, माने अगर वो accessible, accessible माने अगर उसका इनकम को एसेस किया जा सकता है, for the previous year relevant to the assessment year at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। 24 months माने अप्रोक्स 2 साल। मैंने कहता है कि एनी पर्सन में वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड, मैंने हो सकता है कि उसने फर्निश किया है या हो सकता है कि उसने नहीं किया 139(1), या फिर उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है एज पर 139 सबसेक्शन 4 में, या फिर उसने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है एज पर 139 सबसेक्शन 5 में। फॉर देयर असेसमेंट फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज एसेसेबल फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, मैंने जिस प्रीवियस ईयर का वो पार्ट है और जिस जो उसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है, एट एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ दैट रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मैंने अगर 24-25 उसका असेसमेंट ईयर है, 23-24 उसका प्रीवियस ईयर है, तो इसके बाद और अगला 2 साल है, 24 मंथ्स के अंदर वो अपना रिटर्न को अपडेट कर सकता है। The provisions of updated return would not apply if the updated return of such person for the assessment year is a loss return। अगर लॉस रिटर्न है तो अपडेट करने का जरूरत नहीं है। Has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return as per 139(1), 139(4) और 139(5, मैंने बोलते हैं कि has the effect of decreasing the total tax liability, मैंने हो सकता है कि उसका टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो ऐसे केसेस में भी उसको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। The provisions of updated return would not apply if the updated return of such person for that assessment year is a loss return, या फिर has the effect of decreasing the total tax liability, यानी इफेक्ट ऐसा है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फंड इज अंडर सेक्शन 139, मैंने या तो रिफंड इंक्रीज कर देगा या फिर
रिफंड चेंज हो जाएगा, माने रिफंड ड्यू हो जाएगा एज पर 139(1), 139(4), 139(5), माने जो भी उसने स्टार्टिंग में किया है उसके ऊपर बेस करके उसका रिफंड इंक्रीज हो सकता है, माने जो रिटर्न फाइल वो किया है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अपडेट रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। And no updated return can be furnished by any other person for the relevant assessment year where an updated return has furnished by him under this subsection for the relevant assessment year for any preceding for assessment year or reassessment of recomputation or revision of income is pending or has been completed for the relevant assessment year in his case। माने अगर कुछ भी पेंडिंग है तब भी जरूरत नहीं है। And he is such person or belongs to such class of person as notified by CBDT, या फिर अगर CBDT ने आपको कुछ बोल देता है। सीबीडीटी माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये है बेसिकली अपडेटेड रिटर्न का एक सिंपल मतलब। माने अपडेटेड रिटर्न माने आप बाद में 24 महीने बाद में भी आप उसको अपडेटेड रिटर्न को डाल सकते हैं। कौन सा सेक्शन था अपडेटेड रिटर्न, बोलो सर? 139(8)(a), ठीक है। सबसेक्शन 8 है, इसका यही मेन मुद्दा था। और बेसिक आपको बस दो चीज पे ध्यान रखना है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजंस ऑफ अपडेटेड रिटर्न किसके किस में लागू होता है। और अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ द ओरिजिनल रिटर्न इज लॉस रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ इनकम। माने जैसे यहाँ पर एक चीज दिया है, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ ओरिजिनल रिटर्न इज ए लॉस रिटर्न एंड अपडेटेड रिटर्न इज ए रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे एग्जांपल है, इफ एनी पर्सन हैज लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर and has furnished return of loss on or before the due date of filing of return of income under section 139 subsection 1, he shall be allowed to furnish an updated return if such updated return is a return of income. For example, Mr. X has furnishes his return of loss for assessment year 23-24 on 31st May 2023 consisting of 5 lakh as business loss। 23-24 असेसमेंट ईयर में एक बंदा ने 31 मई में रिटर्न फाइल किया जिसमें 5 लाख का लॉस। ही कैन फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑन असेसमेंट ईयर 23-24 अप टू कब तक कर सकता है? 31 मार्च 2026 तक, माने 24 मंथ्स फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर एंड इफ सच अपडेटेड रिटर्न इज ए रिटर्न ऑफ इनकम। माने एक्चुअली आपका पहले लॉस रिटर्न फाइल हुआ था, बाद में आपका इनकम हो गया। क्यों? 31 मई आपका एक्चुअली ड्यू डेट नहीं है, आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई। तो मई के बाद और भी जून जुलाई 2 महीना है। अब मानो तुमने जून जुलाई में इनकम कर लिया, लेकिन वो तो रिटर्न फाइल में शो नहीं किया ना। रिटर्न फाइल तो शो कर रहा है आपका 5 लाख का लॉस, लेकिन जून जुलाई में हो सकता है आपके पास इनकम हो गया हो। और अगर इनकम हो जाता है तब तो आपने जो रिटर्न फाइल किया था उसको अपडेट करना चाहिए। तो अगला 24 महीने के अंदर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? यही बात तब समझा रहे थे, लेकिन तब माथा में घुस नहीं रहा था, अब घुस गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया है सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड। जैसे कि where a person has furnished an updated return under this subsection for the relevant assessment year or where any proceeding for assessment, reassessment or recomputation or revision of income is pending or has been completed for the relevant assessment year in his case। For such relevant assessment year वो अपडेट बने अगर उसमें कुछ पेंडिंग है, where a person has furnished an updated return under this subsection, अगर वो पहले से फाइल कर दिया तो फिर और क्यों करेगा। और where any proceedings for assessment, reassessment or recomputation or revisions or income is pending, यानी इनकम के ऊपर कुछ चीजें पेंडिंग है तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। यही बात यहाँ पर, जैसे कि किसी का कोई केस वगैरह चल, जैसे अपडेटेड रिटर्न फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी फर्निश्ड बाय सच पर्सन और बिलोंग्स टू सच क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय बोर्ड इन दिस रिगार्ड। जैसे कि there are other circumstances also in which updated return cannot be furnished for the relevant assessment year. For example, where prosecution proceedings are initiated under the relevant provision of the Income Tax Act 1961, those circumstances will be detailed
हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे। जैसे एक चीज मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मानो आपका कोई केस चल रहा है, अब उस केस में आपका इनकम का जो प्रॉब्लम है कुछ, उसके बारे में प्रोसिक्यूशन केस वगैरह चल रहा है कि आप बोल रहे हो इनकम है, कोई बोल रहे नहीं इनकम नहीं है। अब ऐसे केसेस में अब अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करो? पेंडिंग का मतलब क्या है? कोई मैटर में आप बोल रहे हो मेरे को किसी से पैसा पाना है, वो बोल रहे नहीं मैंने पेमेंट कर दिया, अब ये तो कोर्ट में केस झूल रहा है। अब ऐसे हालत में आप इनकम दिखा के रिटर्न फाइल करोगे और सरकार के सामने अच्छा दिखाने का कोशिश करोगे, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब अपडेटेड रिटर्न फाइल मत करो, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सरकार को भी, आपको भी और केस को भी। ठीक है, अगर सब कुछ फ्रेश है तो करो, नहीं तो मत करो। अब 140B आगे आ जाता है। ये था अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन। ठीक है, 139 सबसेक्शन 8A, सही बोला ना? हाँ। अब आ जाते हैं सर 140B, दैट इज टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। मैंने आपने जो अपडेटेड रिटर्न भरा, अपडेटेड रिटर्न पे कब भरा? 24 मंथ्स बाद, जब आपका कुछ गड़बड़ घोटाला, मैंने सॉरी गड़बड़ घोटाला नहीं, जब आपका इनकम हुआ तब आपने किया। पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट, फी बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इन ए केस वेयर नो रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर। मानो पहले आपने रिटर्न ही नहीं भरा, पहले आपने रिटर्न नहीं भरा था, लेकिन आपको रिटर्न बाद में भरना चाहिए था, इसलिए पहले बोला था ना कि वेदर ही हैज नॉट फर्निश्ड और फर्निश्ड। यानी हो सकता है कि आपने फर्निश किया था या फिर हो सकता है आपने नहीं किया था, लेकिन बाद में आप रिटर्न अपडेट कर रहे हो। और जब आप अपडेट कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, माने क्योंकि देरी हुआ है, लेट भी आ सकता है। तो वही बोल रहे कि इन केस वेयर नो रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर एज पर सेक्शन 140B सबसेक्शन 1, tax to be paid along with interest and fee before furnishing of updating return. Where no return of income under section 139 subsection 1 or 139 subsection 4 that is belated and have been furnished by an assessee, and tax is payable on the basis of updated return to be furnished by such assessee under section 139 subsection 8A, the assessee would be liable to pay such tax together with interest and fee payable under any provisions of this act or any delay in furnishing the tax return or default or delay in payment of advance tax along with the payment of additional tax computed under section 140B3 before furnishing the return. सर क्या है? अरे कुछ नहीं, इतना कहना चाहता है कि अगर आपने पहले टैक्स नहीं दिया था, इवन आपने रिटर्न अपडेट भी नहीं किया था, अब आपने अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद अभी आपका, अच्छा जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें बेसिकली आप अपना इनकम बताते हो, टैक्स नहीं देते। रिटर्न पहले करते हो उसके बाद टैक्स देते हो। अब पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, इनकम दिखाया, अभी आपका टैक्स देना है। अच्छा टैक्स देने के टाइम पे क्योंकि देरी हुआ है तो इंटरेस्ट लग सकता है, लेट भी लग सकता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जो आपने पहले नहीं किया, बाद में जब आप करने जा रहे हो तो इंटरेस्ट लेट फी के साथ जमा। इस बात को जब लीगल भाषा में समझाया जाता है तो इतना सारा बात करना पड़ता है। और इसमें ये सब चीज भी देखना पड़ता है। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड रिटर्न, माने इसमें देखो टैक्स पेबल इज टू बी कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। जैसे कि मानो आपने पहले रिटर्न भरा था, पहले भी कुछ टैक्स आपने दिया था, अब फर्दर आपने अपडेट किया, तो पहले कितना भरा था, अब कितना भरना पड़ेगा, बैलेंस करना है ना। वही बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी ऑलरेडी पेड एज एडवांस टैक्स एडजस्ट कर लो, टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड सोर्स का हिसाब लगा लो, कोई रिलीफ है तो क्लेम कर लो 89 में। एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद 115 अगर कुछ सेटअप वगैरह करना है या फिर शिफ्टिंग आउट करोगे तो उसका भी हिसाब देख लो। मैंने सिंपल बात है, जब आप अपडेटेड रिटर्न का भी टैक्स फाइल करने जाओगे, जो जो एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा वो सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वही बात अपडेटेड टैक्स रिटर्न में। इसमें कुछ एडिशनल टैक्स भी पड़ सकता है, ये रूट थोड़ा सा याद रखना। 139(8)A के अंदर अगर आप एडिशनल इनकम टैक्स पेबल करने जाते हो, बोलते हैं कि टाइम ऑफ फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल अंडर सेक्शन 139(4), 139(5), ठीक है, ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो कितना एडिशनल टैक्स, इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है? 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज डिटरमाइंड अबव।
मैंने जो आपका टोटल मैंने इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट के साथ हुआ था उसके ऊपर और 25% एडिशनल। और बोलते हैं कि इफ सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्न, अगर 12 महीने के अंदर करते हो तो ठीक है, तो ये 25%, और अगर 12 महीने के बाद करते हो और 24 महीने से पहले करते हो तो 50% ऑफ द एग्रीगेट। ये एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि देरी हो रहा है ना। और कैलकुलेट करने का सिस्टम वही है, बस देखना पड़ेगा कि पहले कुछ दिया कि नहीं। और एक बात और समझ लेना कि इस पूरे खेल में जो भी गाइडलाइंस है कौन इशू करेगा, पावर किसके पास रहेगा, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट। वो चाहे तो आपको रिलीफ भी दे सकता है, चाहे तो आपको पेनल्टी भी, अगर आपको कुछ कंप्लेन करना है कोर्ट में। सर यहाँ पर और एक चीज बोला है 139 सबसेक्शन 9, दैट इज डिफेक्टिव रिटर्न। क्या बोला है सर? डिफेक्ट, रिटर्न डिफेक्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है? बोला था ना ये चैप्टर बड़ा बोरिंग सा है, ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट रूल्स, ठीक है, लेकिन पूछता है सर। जैसे बाकी चैप्टर में क्या होता है, पढ़ते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन से ज्यादा यही सब चीजें, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, प्योरली रूल बेस्ड है। डिफेक्टिव रिटर्न अंडर दिस सेक्शन द असेसिंग ऑफिसर, हु इज द असेसिंग ऑफिसर? जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा टैक्स का हिसाब किताब देखते हैं। जैसे हम लोग टैक्स को फाइल करते हैं तो सरकारी ऑफिसर जो टैक्स का हिसाब देखते हैं कि सही गलत का हिसाब विचार करते हैं, उन्हें कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। अंडर दिस सेक्शन द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू कॉल अपॉन द असेसी टू रेक्टिफाई ए डिफेक्टिव रिटर्न। किसके पास पावर है? असेसिंग ऑफिसर के पास। Where the assessing officer consider that return of income furnished by the assessee is defective, he may intimate the defect to the assessee, खबर करेगा, and give him the opportunity to rectify कितने दिन के अंदर? From the date of intimation. The assessing officer has the discretion to extend this time period beyond 15 days on an application made by the assessee in this. अगर assessee बोलते हैं मेरे को और टाइम चाहिए तो assessing officer को बोलेगा, एप्लीकेशन अगर assessing officer को ठीक लगता है तो टाइम दे सकता है 15 दिन से ज्यादा। The period of 15 days will have to be reckoned from the date on which the communication is served upon the assessee. 15 दिन का हिसाब क्या है? जिस दिन उसको रिकॉन किया जाएगा उस दिन से लेके 15। If the defect is not rectified within the period of 15 days, such further extended period, माने 15 दिन में भी नहीं हुआ, extension में भी नहीं हुआ, the return would be treated as invalid return. The consequential effect would be the same as if the assessee had failed to furnish the return. अगर डिफेक्टिव रिटर्न को आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या माना जाएगा? इनवैलिड रिटर्न। और इसका सिंपल मतलब है कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया और उसके लिए जो भी दंड है भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी, जेल, फाइन, बहुत कुछ हो सकता। वेर मैंने बेसिकली तब तो ब्लैक मनी कॉन्सेप्ट पे चला जाएगा, भाई बंदा कमाते हैं रिटर्न नहीं भरता। वेर हाउएवर द एसेसी रेक्टिफाई द, अच्छा यहाँ पर और एक बात है, वेर हाउएवर द एसेसी रेक्टिफाई द डिफेक्ट after the expiry of 15 days or further extended period, but before the assessment is made, the assessing officer may condone the delay and treat the return as, ठीक है, मैंने एकदम सही है। जैसे बचपन में बच्चा और मैंने टीचर्स एंड माँ बाप के साथ बच्चे का होता है ना, ये गलती किया है तो देखो ये तुम्हारा गलती, अगर तुम गलती सुधार लेते हो तो माफी, अगर नहीं सुधारते हो तो माफी, वैसा ही चल रहा है। A return of income would be regarded as defective unless the annexure statements and columns therein related to computation of income chargeable under each head of income, GTI and total income have been duly filled. A return of income under section 139 would also be regarded as defective. It is not accompanied by proof of payment of tax, whether by way of advance tax or self assessment tax. माने आप रिटर्न ऑफ इनकम में टैक्स पेमेंट करने का अगर प्रूफ नहीं देते, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने टैक्स पे किया, तो अगर आप प्रूफ नहीं देते तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। जैसे अगर बैंक के थ्रू से पेमेंट करते हो तो उसका एक प्रूफ होगा, अगर आपने एडवांस टैक्स दिया था तो उसका प्रूफ होगा, नहीं हम दिया है बोल के नहीं, हर चीज का आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसलिए जब भी कहीं पर कुछ पेमेंट करो सरकार की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट देता है, रिसीप्ट देता है, कलेक्ट करके रखो। या फिर एक्चुअली आप लोग खुद से जब करोगे तो खुद का बाकी नॉर्मली रिटर्न फाइल जो करते हैं प्रिपेयरर, उनका काम होता है, ठीक है। फी फॉर
डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न, सर अगर डिफॉल्ट कर देते रिटर्न फाइल करने में क्या फी है, यही मैं पहले भी बोला था 234 में पेनल्टी लगता है। ये बहुत पॉपुलर है लोगों को डराने के लिए, ठीक है। where a person who is required to furnish return as per 139, बोलो वन, इतना बार तो पढ़ रहे हैं, वन फेल टू डू सो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, जैसे कि 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, किसी किसी केस में 30 नवंबर, है ना, कितना पेनल्टी भरेगा, 5,000। However, if the total income of the person does not exceed 5 लाख, अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता है तो आपको कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा, अगर इनकम 5 लाख के नीचे है तो पेनल्टी कितना, रिटर्न फाइल ना करने का 1,000, और अगर 5 लाख से ज्यादा है इनकम तो 5,000। बैम्बू है, 5,000 टका फालतू का पेनल्टी बहुत बैम्बू करता है। इसके बाद जो चीजें हैं ये बहुत ही आसान चीजें हैं, आप लोग खुद से भी इसको एक बार थॉरो स्टडी करोगे समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर पैन के बारे में बोला है कि व्हाट इज पैन, माने पैन इन द सेंस कि इनकम टैक्स में पैन का क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे 139A, persons required to apply for PAN. Time limit for making such applications. Every person, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act, माने Income Tax Act में, during any previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, माने 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम हो जाता है तो on or before 31st May of the assessment year for which such income is assessable, 31st May माने जिस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आपका इनकम टैक्स असेस किया जाएगा, माने अगर आप 23-24 प्रीवियस ईयर में इनकम करते हो तो 24-25 असेसमेंट ईयर, दैट मींस 31 मई 2024 से पहले आपको पैन का एप्लीकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि आप इनकम टैक्स में आ रहे हो। 4 5 हाँ 5, ठीक है। मैंने आपको उसके अंदर पैन के लिए एप्लीकेशन डाल देना चाहिए, क्योंकि आपका इनकम लिमिट बेसिक लिमिट को क्रॉस कर रहा है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो, मैंने पैन कब जरूरी है इसके बारे में पूरा क्लियरली बोला है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन जिसका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव 5 लाख से ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पैन के लिए एप्लीकेशन डाल। एवरी पर्सन बीइंग रेजिडेंट अदर देन एन इंडिविजुअल which enters into a financial transactions of an amount aggregating 2,50,000 or more 31st मई से पहले पैन के लिए अप्लाई कर दो। एवरी पर्सन हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, कर्ता कहाँ क्या होता है, HUF का हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता बोलते हैं, बट माइंड सर इंग्लिश में भी टैक्स में भी कर्ता वर्ड यूज किया जाता है, दो दिस इज अ संस्कृत वर्ड बट इनकम टैक्स इसको कर्ता बोलते हैं। Chief Executive Officer, Principal Officer, Office Bearer, any person above or any person competent to act on behalf of such person, ठीक है। हर किसी को पैन का जरूरत होता है ऑन और बिफोर 31st May of the immediately following financial year in which the person referred or enter into financial transaction of specified area। तो पैन आपको किस किस केस में मैंडेटरी है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया। सिमिलरली जैसे पैन के बारे में बोला गया है वैसा ही देखो यहाँ पर पैन का बहुत सारा लिमिट है, थोड़ा प्लीज पढ़िएगा, ठीक है। जैसे 20 लाख का लिमिट है। एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू विथड्रॉ कैश, जैसे आप बैंक पे जाते हो लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के पहले आपको विथड्रॉ करने नहीं देता। एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम हिज वन और मोर अकाउंट्स विद अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, इफ द कैश विथड्रॉल ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश विथड्रॉल फ्रॉम सच अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 20 लाख और मोर, बिना पैन का उठाने ही नहीं गए। और ऐसे केस में आपको 7 दिन पहले 7 days before the date on which he intends to withdraw cash over the specified limit, time limit for making applications, rule 114 में बोला गया है। Every person who intends to deposit cash in one or more, डिपोजिट करना चाहते हो मैंने कैश उठाना ही नहीं, डिपोजिट करने के टाइम पे भी पैन देना है, मैंने आप कौन हो बताओ नहीं तो पैसा नहीं लेंगे और बैंक भी नहीं लेगा, वरना आपका पैन नहीं और आ गया पैसा लेके चोरी का डर से। अरे घर पे चोरी का डर से ही तो आएंगे बैंक में, नहीं तो क्यों आएंगे, नहीं समझे।
अरे घर पे आना क्यों है, घर पे चोरी हो जाएगा इसलिए। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली आपको आगे आधार का भी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिएगा। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस का दिया है कि कहाँ कहाँ पैन दिखाना जरूरी है, और उसका पूरा लिमिट दिया है। ये लिस्ट को प्लीज पढ़िएगा एक बार, गो थ्रू करके अब मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए, अगर कोई डाउट है तो मैं बोल। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने बेसिकली इनकम टैक्स पे करने का कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। बट बुझा कैसे तो चैप्टर टा। हेलो, अच्छा तू तो लास्ट क्लास नहीं किया था, तेरे को भी समझ में आ रहा है ना। प्लीज एक बार गो थ्रू करो, जहां पर कोई भी डाउट हो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो। ठीक है, बट रूल बेस्ड है, प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा। और पैन के बाद आपको आधार भी मिल जाएगा, सेक्शन 139 सबसेक्शन डबल है। ठीक है, कि आधार कब कब जरूरी है टैक्स पर्पस में, उसके बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अगर कोई पॉइंट पढ़ के आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो। ठीक है, थैंक यू, फिर आज इतना ही। আমি পাঠাবো তো, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবি রুটিন আর বিলটা আমি পাঠাবো। बाय सर। বাই স্যার। স্যার বলছি আজকে আর কোনো ক্লাস আছে? আজকে अच्छा আমি দেখে জানাচ্ছি, একটু হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে লিंक। आपका है? क्या है? आपको क्लास है? नहीं मेरा तो नहीं है, मैम का है क्या? सीए का? नहीं सीए का क्लास मैम का शायद हो गया आज, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख के बोलता हूँ। রুটিনটা আমি একটু পরেই পাঠাচ্ছি, ওকে হোয়াটসঅ্যাপে করে দেবেন, আমি একটু পরেই পাঠাই। ওকে স্যার, বাই।